Hello बच्चों, welcome back to the rapid revision session of Biology Phyto 1.0 streaming on the YouTube channel of MGCI. I hope आप लोगों की रिविजन्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे, आप लोग रेगुलरली टेस्ट दे रहे होंगे और टेस्ट के अपने मिस्टेक्स का एनालिसिस कर रहे होंगे। बच्चों, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाएंगे। सो प्लीज एनालिसिस कीजिए और टेस्ट देने के लिए जरूरी है कि आप टेस्ट के पोर्शन को रिवाइज करें। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग कर रहे हैं रिवीजन ऑफ द फ्रॉग, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का। ठीक है, तो फ्रॉग में बच्चों हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया था और एनाटॉमी हम पढ़ रहे थे। एनाटॉमी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था। अब आइए हम लोग आज पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एम्फीबियंस के बारे में हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। तो अब उसी नॉलेज को बेस रखते हुए हम फ्रॉग की तरफ में बढ़ते हैं। चलिए देखें। The vascular system of frog is well developed and closed type. फ्रॉग के पास में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड और क्लोज्ड टाइप का होता है। इन वर्टिब्रेट्स में मोस्टली सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है और वर्टिब्रेट्स में मोस्टली सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लियर है बच्चों? अब फ्रॉग के पास में लिम्फेटिक सिस्टम भी है और फ्रॉग के पास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में फ्रॉग के पास में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। और वहीं लिम्फेटिक सिस्टम में फ्रॉग के पास में लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स है और लिम्फ नोड्स है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स है और लिम्फ नोड्स है। क्लियर है? अब सबसे पहले अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट जो फ्रॉग के पास में है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जैसे ह्यूमन बींग्स का हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर है। बॉडी में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में लोकेटेड होता है। ठीक है, फ्रॉग में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस में हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इस 3 चेम्बर्ड हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? इस 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया है और एक कॉमन यहाँ पर वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट है। तो इट हैज 3 chambered heart, 2 atria and 1 ventricle and is covered by a membranous structure called as the pericardium, जैसा human beings में होता है। Human being का heart is also covered by the membranous structure called as pericardium, ये हमने पढ़ा है ना? अब फ्रॉग का वो पोर्शन जो ह्यूमन बींग्स के हार्ट में नहीं है, देखें। अ triangular structure called as sinus venosus joins the right atrium. फ्रॉग में, फ्रॉग के हार्ट में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं साइनस वीनोसस। क्या कहा जाता है उसे? साइनस वीनोसस। तो ये हमने बना लिया एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द साइनस वीनोसस एंड दिस साइनस वीनोसस जॉइंस द राइट एट्रिया। और ये साइनस वीनोसस राइट एट्रिया में कौन सा ब्लड डाल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल रहा है वो इनटू द राइट एट्रिया। तो इट रिसीव्स द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड एज वेना केवा। जैसे हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू वेना केवा टू द राइट एट्रिया, वैसे ही फ्रॉग में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड आउट थ्रू दी वेना केवा। फिर ये वेना केवा जो है ये ओपन हो जाएगी इनटू दी साइनस वीनोसस और साइनस वीनोसस से ब्लड चला जाएगा इनटू दी राइट एट्रिया। क्लियर है? चलिए, अब वेंट्रिकल्स जो है वो ओपन होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कोनस आर्टेरियोसस, जो हार्ट के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? हार्ट के वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रिकल्स जो है वो ओपन होते हैं इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोनस आर्टेरियोसस। किसमें ओपन होता है ये? कोनस आर्टेरियोसस में, which is located in the ventral side of the heart. Clear? The blood from the heart is carried to all parts of the body by arteries और arterial system. जैसे हमने ह्यूमन बींग्स के हार्ट में पढ़ते हैं कि वेंट्रिकल से अराइज होता है यहाँ पर अयोर्टा। अयोर्टा जो है वो आर्टरी है जो आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाएगी। तो वैसे ही
फ्रॉग में हार्ट से ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? आर्टीरियल सिस्टम प्रेजेंट है। क्लियर है? और वेन्स का काम क्या होगा? पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद में हार्ट में ब्लड को डाल देना। तो वेन्स जो है वो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम द वीनस सिस्टम। क्लियर है? तो वीनस सिस्टम के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद में हार्ट में उसको डाल दिया जाता है। क्लियर? तो जो कलेक्ट करने वाला है दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज वीनस सिस्टम, और जो सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने वाला है दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज आर्टीरियल सिस्टम। क्लियर है? अब फ्रॉग में कुछ स्पेशल सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोर्टल सिस्टम की। ठीक है? दिस पोर्टल सिस्टम इज कॉल्ड एज स्पेशल वीनस सिस्टम। क्या कहा जाता है इसे? स्पेशल वीनस सिस्टम। फ्रॉग में दो टाइप के स्पेशल वीनस सिस्टम है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज हेपेटिक portal system and the second one is called as renal portal system। तो फ्रॉग में दो टाइप के स्पेशल वीनस सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है? बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन। किसके बीच में है? बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन। एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट बिटवीन किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी। किसके बीच में है? किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसे याद कीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर स्पेशल वीनस कनेक्शन है बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द फ्रॉग। क्लियर है? द फॉर्मर यानी कि जो पहले वाला है उसे अपन कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जो बाद वाला है उसे अपन कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? अब बात करते हैं हम फ्रॉग के ब्लड के बारे में। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा इन दी सेल्स। जैसे ह्यूमन बींग्स के ब्लड का कॉम्पोजिशन है, हमारे ब्लड के कॉम्पोजिशन में 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ब्लड में भी प्लाज्मा और ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है? देखिए द ब्लड सेल्स, कौन कौन से ब्लड सेल्स हैं? आरबीसी है जैसे हमारे ब्लड में है, डब्ल्यूबीसी है जैसे हमारे ब्लड में है, और प्रेजेंट है यहाँ पर प्लेटलेट्स। आरबीसी फ्रॉग की कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड, बिकॉज फ्रॉग इज नॉट अ मैमल। हम पढ़ते हैं मैमल्स की आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, फ्रॉग की आरबीसी हम पढ़ते हैं मैमल्स की आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है, और फ्रॉग की आरबीसी कैसी होगी? न्यूक्लिएटेड होगी। क्लियर है? एंड इट कंटेन्स रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, और इनके आरबीसी में रेड कलर का पिगमेंट भी होता है जिसे अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। अब लिम्फ और ब्लड में थोड़ा बहुत तो अंतर होगा। जैसे हमारे लिम्फ और ब्लड में अंतर है, हमारी लिम्फ कलरलेस होती है तो फ्रॉग की लिम्फ भी कैसी होगी? कलरलेस होगी। ठीक है? तो लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन लिम्फ में एब्सेंट होते हैं और लिम्फ में आरबीसीज जो है वो एब्सेंट होती है। तो लिम्फ का फॉर्मूला अपन क्या बना लेंगे? लिम्फ इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस आरबीसी प्लस सम प्रोटीन। ब्लड में से आरबीसी और कुछ प्रोटीन्स को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिम्फ आ जाएगा। क्लियर? ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। अब ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ब्लड न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। क्लियर है? द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड is achieved by the pumping action of the muscular heart। और जो सर्कुलेशन है उस ब्लड को सर्कुलेट करवाने में कौन हेल्प करेगा? हार्ट हेल्प करेगा, बिकॉज हार्ट जब तक पंप नहीं करेगा तब तक ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर नहीं जाएगा और एट्रियल सिस्टम या आर्टीरियल सिस्टम जो है वो उस ब्लड को बाकी के बॉडी पार्ट्स के पास में नहीं पहुंचा पाएगा। क्लियर है? तो सर्कुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है ब्लड को सर्कुलेट करवाने का? मस्कुलर स्ट्रक्चर हार्ट। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हम आ गए हैं हम फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। ठीक है, चलिए
The elimination of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system. जैसे हमारे पास well-developed excretory system है, वैसे frog के पास में भी well-developed excretory system है. हमारे excretory system के parts है kidney, ureter, urinary bladder and urethra. ये 4 parts है हमारे पास में. देखिए frog के पास में क्या है. frog के excretory system में है kidney, ureter, cloaca और यूरिनरी ब्लैडर. तो यहाँ फ्रॉग के पास में यूरिथ्रा नहीं है, फ्रॉग के पास में क्या है, क्लोएका प्रेजेंट है. ठीक, किडनी का स्ट्रक्चर देख ले. किडनी कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड कलर की होती है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. कुछ कुछ हमारे जैसा है. हमारी बॉडी में भी किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप की होती है. यहाँ पर भी रेडिश ब्राउन कलर की है और बीन शेप की है. क्लियर. अब लोकेशन क्या है किडनी की, सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन दी बॉडी कैविटी. लिटिल पोस्टीरियरली यानी कि बॉडी कैविटी में थोड़ा पीछे की तरफ में है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स में है. हमारे पास में भी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स में है और पीछे की तरफ में है. क्लियर है. तो ये होगी किडनी की लोकेशन. हमारी किडनी में लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. फ्रॉग की किडनी में कंपोज्ड ऑफ several structural and functional unit called as uriniferous tubules all or called as nephrons. हमारे जैसा है ना ये. हमारे पास में भी millions of number में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं which are called as the structural and functional unit of kidney. यहाँ पर भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है which are the structural and functional unit of kidney. क्लियर. और किडनी से बाहर आते हैं 2 यूरेटर. तो 2 यूरेटर emerge from the kidneys in the male frog. मेल फ्रॉग में नहीं, फीमेल फ्रॉग में भी ऐसा ही होता है कि किडनी से बाहर आते हैं 2 यूरेटर्स. बट मेल फ्रॉग में एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है और फीमेल फ्रॉग में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके डिफरेंसेस. चलिए. The ureter act as a urinogenital duct which opens into the cloaca. Ureter जो है वो urinogenital duct के जैसे एक्ट करता है जो कि आगे चलकर क्लोएका में ओपन हो जाता है. इसका डायग्राम हम देखते हैं. देखिए, ये है इसका डायग्राम. ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया हमारे किडनी का स्ट्रक्चर. ठीक है, और किडनी से यहाँ पर क्या अराइज हो रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर अपन देखते हैं, मेल फ्रॉग का है ये, तो किडनी से अराइज होते हैं यहाँ पर यूरेटर. यूरेटर जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, बिकॉज इट कैरीज यूरिन along with the semen. ये यूरिन और सीमेन यानी कि स्पर्म दोनों एक साथ कैरी करता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. एंड दिस यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन्स इनटू द क्लोएका एंड क्लोएका ओपन्स आउटसाइड थ्रू द क्लोएकल अपर्चर. यानी कि फ्रॉग में यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही ओपनिंग से एक ही ट्यूब के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं. ठीक, देखिए. हाँ, द यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट के जैसे एक्ट करते हैं जो आगे चलकर क्लोएका में ओपन हो जाते हैं. और फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट दोनों अलग अलग होते हैं. मेल्स में यूरेटर और जेनाइटल डक्ट एक है, बट फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट दोनों सेपरेट है. तो यूरेटर सेपरेटली क्लोएका में खुलता है और ओविडक्ट ये भी सेपरेटली क्लोएका में ओपन होता है. The thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum. इसकी लोकेशन याद रखेंगे बेटा. Urinary bladder is present ventral to the rectum. Ventral to the rectum यानी कि रेक्टम के आगे की तरफ में वो लोकेटेड होता है. तो thin-walled urinary bladder है जो रेक्टम के वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है. एंड इट ओपन्स इनटू द क्लोएका. कहाँ ओपन होता है ये, क्लोएका में ओपन होता है. क्लियर. अब फ्रॉग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया. That's why this is called as ureotelic animal. Excretory waste are carried out excretory waste are carried out by the blood into the kidney where it is separated and excreted. हमारी बॉडी के जैसा है कि हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी क्या है, यूरिया, जो ब्लड के द्वारा किडनी तक लाया जाता है. इनकी बॉडी में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, जो ब्लड के द्वारा किडनी तक लाया जाएगा. किडनी उसको फिल्टर करेगी और फिल्टर करने के बाद में उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्लोएका नाम के ओपनिंग के द्वारा बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा. क्लियर है बच्चों. ठीक, चलिए. अब
नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स बनाए गए हैं। कौन से दो सिस्टम्स हैं वो? द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम्स है, वैसे फ्रॉग की बॉडी में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम्स प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आइए देखते हैं। The system for control and coordination is highly evolved in the frog. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज हाईली इवॉल्व्ड, वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो गया है फ्रॉग में। इट इंक्लूड्स बोथ नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो फ्रॉग के पास में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है जो हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी और इसमें नर्वस सिस्टम जो है वो भी प्रेजेंट है। चलिए, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय द हार्मोन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके थ्रू होता है? केमिकल्स के थ्रू। और केमिकल्स कौन से हैं? हार्मोन है। हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारी बॉडी में भी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है, और हमारी बॉडी में भी वो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन करवाने का काम करता है वो केमिकल का नाम है हार्मोन। क्लियर है? ठीक। दी प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी। कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स फ्रॉग में प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक में आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, फिर अड्रीनल एंड गोनाड्स। ऑल दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी as well as present in the body of the frog. तो frog में भी पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनाड सारी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? और हार्मोन्स भी इनके द्वारा जो सिक्रीट होते हैं वो हमारे और फ्रॉग के सेम होंगे। क्लियर? अब नर्वस सिस्टम पर चले। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इनके नर्वस सिस्टम को भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक सीएनएस और दूसरा हो जाएगा पीएनएस। सीएनएस में क्या प्रेजेंट होगा? सीएनएस में यहाँ पर प्रेजेंट होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर? सीएनएस इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? क्या प्रेजेंट होगा इसमें? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स क्या प्रेजेंट होंगे? इसमें नर्व्स प्रेजेंट होंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगी नर्व्स, एक हो जाएंगी क्रेनियल नर्व्स और एक हो जाएंगी स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स आर क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व्स आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। ठीक है? और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो ऑटोमेटिकली अपने फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं दो टाइप के नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो शायद कुछ कुछ ह्यूमंस के जैसा दिख रहा है, डेफिनेटली ये ह्यूमन बीइंग के जैसा ही है। हमारी बॉडी में भी सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर भी सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में सारे न्यूरॉन्स आते हैं। पीएनएस में हम कहते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब देयर आर 10 पेयर्स। अभी हमने पढ़ा क्रेनियल नर्व्स है। कितनी है क्रेनियल नर्व्स? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। हमारे पास में कितनी है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन एनक्लोज्ड है बोनी स्ट्रक्चर में कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स which is also called as cranium. Same to the human beings, हमारा ब्रेन भी enclosed है into the bony structure called as the brain box और cranium. ब्रेन में इनके पास में भी फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है एंड अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन प्रेजेंट है। ये तो हमारे पास में भी है। ठीक है? फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है विच इज पेयर्ड एंड देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट डाइंसेफेलॉन, जिसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे बच्चों। डाइंसेफेलॉन में कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे?
एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये वही वाला पार्ट है, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट है यहाँ पर ऑप्टिक लोब्स, ठीक है, और हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है इसमें सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। पर ह्यूमन बीइंग के हाइंड ब्रेन में तो एक पार्ट और होता है, कौन सा? हमारे पास में सेरिबेलम है, मेड्यूला है, साथ साथ में पॉन्स है, क्लियर। पर इसके पास में पॉन्स नहीं है, इसके पास में हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है और मेड्यूला है, क्लियर। फिर the medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column. medulla oblongata जो है वो foramen magnum से पास होती है in the form of the brain stem. तो अगर हम ये ब्रेन बनाते हैं तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा बॉडी के एक फोरामन यानी कि एक गड्ढे के थ्रू पास होता है, दैट फोरामन इज कॉल्ड एज द फोरामन मैग्नम। तो फोरामन मैग्नम के थ्रू पास हुआ, इसके एक्सटेंशन को हमने नाम दे दिया, दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एनक्लोज्ड है एक स्ट्रक्चर में, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम प्रिवेंट्स द स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा के लिए प्रेजेंट होती है, क्लियर है, ठीक। चलिए हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स, ठीक। दिस ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन। कौन कौन से सेंस ऑर्गन है इनके पास में? सेंस ऑर्गन फॉर टच कॉल्ड एज सेंसरी पैपिली। डायरेक्टली याद करना है इसे हमें, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। टच के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन है? सेंसरी पैपिली। टेस्ट के लिए कौन सा है? टेस्ट बड है। स्मेल के लिए क्या है? नेजल एपिथीलियम है। देखने के लिए क्या है? आईज है। सुनने के लिए क्या है? टिम्पैनम है, जहां पर इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, पर फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल स्ट्रक्चर्ड कौन से वाले सेंस ऑर्गन होते हैं जो थोड़े डेवलप्ड वाली कैटेगरी में आएंगे? आईज और इंटरनल ईयर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ सेल एग्रीगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं दिस इज अवर नर्व एंडिंग, ये कोई नर्व है जो सिग्नल लेकर आ रही है, तो सारे सेंस ऑर्गन जो है वो यहाँ पर एग्रीगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक। तो ये जो सारे सेंस ऑर्गन है उन्होंने अब तक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन नहीं बनाया है, उन्होंने सिर्फ क्या बनाया है? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलर एग्रीगेट्स, क्लियर। नाउ eyes in the frog are the part of spherical structures situated in the orbit in the skull. जैसे हमारी बॉडी में स्कल में आई ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के अंदर आईज होती है, वैसे यहाँ पर भी स्कल में ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर आईज है, ठीक। आईज इनकी सिंपल होती है, कॉकरोच के जैसी कंपाउंड आई नहीं होती, इनकी आईज में सिर्फ एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक, क्लियर है। एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होता है। इन फ्रॉग ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पैनम, और इंटरनल ईयर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ईयर फ्रॉग में ऐसा ऑर्गन है जो हियरिंग के काम तो आ ही रहा है, साथ साथ में बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सेम एज विद द ह्यूमन बींग्स, हमारे भी जो ईयर्स हैं वो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हियरिंग में तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ साथ में दे ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग अवर इक्विलिब्रियम, क्लियर है बच्चों। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रॉग का नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और साथ साथ में हमने देख लिए हैं फ्रॉग के सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक। अब बढ़ते हैं हम फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रॉग में मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब कैसे डिफरेंट है ये हम देखते हैं। यहां ले आते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर भी देखे पहले। ये male reproductive organ consists of paired of yellowish ovoid testes which are found adhered to the upper part of the kidney by the double fold of peritoneum called as mesorchium और mesorchium, जैसा आप लोगों को प्रोनाउंस करना हो। हमने क्या बोला कि ह्यूमन बीइंग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होती है, इनके पास में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है। ह्यूमन बीइंग्स की टेस्टिस का शेप ओवल, यहाँ पर भी टेस्टिस का शेप ओवल, ठीक। अब ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, किडनी के आसपास नहीं होती। यहाँ पर जो टेस्टिस है वो किडनी के ऊपर लोकेटेड है,
कहाँ है? किडनी के ऊपर लोकेटेड है। तो किडनी के ऊपर है तो वो किडनी से जुड़ी हुई भी होगी। तो किडनी के ऊपर है और किडनी से जुड़ी हुई है बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेसोर्चियम। कैसे? बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेसोर्चियम। क्लियर है? चलिए देखें इसका स्ट्रक्चर अपन। यस, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये हमने बना ली यहां पर किडनी, सॉरी टेस्टिस, येलो कलर्ड ओवॉइड शेप। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो है दिस इज कवर्ड विद द किडनी, अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय द मेसोर्चियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसको हमने नाम दिया मेसोर्चियम। अब किडनी से यहां पर अराइज हो रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 10 से 12। ठीक है, क्या अराइज हो रही है यहाँ पर? 10 से 12 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज द वासा इफ्रेंशिया। क्या नाम दिया जाएगा इसको? वासा इफ्रेंशिया। क्लियर है? और ये जो वासा इफ्रेंशिया है, ये वासा इफ्रेंशिया फिर ओपन होती है इनटू द कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द बिडर्स कैनाल। ठीक है, देखो बच्चों, ये दिख रहा है हमको ऐसा कि किडनी के अंदर जा रहा है, बट ये किडनी के अंदर जा नहीं रहा है, ये किडनी के ऊपर है। कहाँ है? ये किडनी के ऊपर है। तो बिडर्स कैनाल जो है वो बिडर्स कैनाल किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, स्पर्म वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे, वासा इफ्रेंशिया से वो स्पर्म जो है वो बिडर्स कैनाल में जाएंगे, फिर बिडर्स कैनाल जो है वो ओपन हो जाएगी इनटू द यूरिनोजेनिटल डक्ट, and urinogenital duct will open into the cloaca and semen will be released out through the cloacal aperture। है कि नहीं? ठीक है, चलो देखें इसमें। हाँ, यहां तक पहुंच गए थे हम। अब देखिए वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 नंबर में है, ये हमने याद कर लिया। टेस्टिस से अराइज होती है। दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन्स इनटू द बिडर्स कैनाल। तो ये किडनी के अंदर एंटर होती है साइड से और बिडर्स कैनाल में ओपन हो जाती है। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, और जो बिडर्स कैनाल है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ में जाकर ज्वाइन हो जाती है। और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट कहाँ से बाहर आ रही है? ये किडनी से बाहर आ रही है। क्लियर है? तो किडनी से बाहर आती है यूरिनोजेनिटल डक्ट, उस यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ में ऐड हो जाएगी बिडर्स कैनाल, फिर बिडर्स कैनाल जो है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू ओपन हो जाएगी क्लोएका में। क्लोएका क्या होता है? स्मॉल मीडियम टाइप का चेंबर होता है जो फीकल मटेरियल, यूरिन और स्पर्म तीनों को बॉडी के बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। मींस व्हाट कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों के एक कॉमन ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज क्लोएका। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें ये पता चलता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज फंक्शनली, ठीक है, कैसे? इज फंक्शनली कनेक्टेड, ये फंक्शनली कनेक्टेड होता है विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फ्रॉग का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में फंक्शनली रिलेटेड होता है, बट फीमेल फ्रॉग्स में जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में फंक्शनली रिलेटेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज अभी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि फीमेल्स में यूरेटर अलग होता है और ओविडक्ट जो है वो अलग होता है। तो इसलिए मेल्स में reproductive system is functionally related with the excretory system, but this is not in the case of females। क्लियर बच्चों? चलिए ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, देखते हैं अभी हम इसे। आ जाइए फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लें। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी होती है, ह्यूमन बींग्स के पास में भी है। ओवरीज आर सिचुएटेड नियर टू द किडनी and there is no functional connection with the kidney। ये अभी हमने देखा, ओवरीज किडनी के पास में है पर किडनी से फंक्शनली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, a pair of oviduct arises from the ovaries opens into the cloaca separately। तो ओविडक्ट जो है वो अराइज होता है ओवरी से और क्लोएका में सेपरेटली ओपन होता है। सेपरेटली ओपन होता है मतलब यूरेटर के साथ में वो ओपन नहीं हो रहा है। देखें इधर, ये हमने कहा ये है किडनी, ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो ये ग्रे कलर का कुछ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर ओवरी। क्लियर? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। तो ओवरी जो है वो किडनी के पास है पर किडनी से फंक्शनली रिलेटेड नहीं है, और इस ओवरी से अराइज होता है यहाँ पर ओविडक्ट। तो इस ट्यूब को हमने क्या बोला? दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ओविडक्ट।
ओविडक्ट जो है वो आगे चलकर ओपन हो गया इनटू द क्लोएका, ये रेक्टम के थ्रू ओपन हो जाएगा क्लोएका में, और क्लोएका जो है वो ओपन हो गया इनटू द क्लोएकल अपर्चर। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, हाँ, तो हमने बोला कि ओविडक्ट ओपन्स सेपरेटली इनटू द क्लोएका। अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 टू 3000 ओवा एट अ टाइम। एक फीमेल जो है वो एक बार में 2500 टू 3000 एग्स जो है वो ले कर सकती है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, बिल्कुल हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं एनिमल किंगडम में। फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, यानी कि पानी में होता है। डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से होता है, यानी कि थ्रू दी लार्वल स्टेज, एंड दैट लार्वा इज कॉल्ड एज टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद में अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आता है बच्चों एक क्वेश्चन कि टैडपोल लार्वा जो है वो जब मेटामॉर्फोसिस करता है तो मेटामॉर्फोसिस करके फ्रॉग में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ विच हार्मोन? यहाँ पर जरूरत होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की। किस हार्मोन की? थायरॉक्सिन हार्मोन की। ऐसा क्वेश्चन आता है हमें कि अगर हमने टैडपोल लार्वा को किसी एक ऐसी वाटर बॉडी में रखा है जहां पानी में आयोडीन कम है, तो क्या वो कभी भी अडल्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? नो, इट्स नेवर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अडल्ट, क्योंकि वहां पर आयोडीन होगा ही नहीं। तो लैक ऑफ आयोडीन की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा। थायरॉक्सिन अगर नहीं रहेगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैडपोल लार्वा में से अगर हमने थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया तो थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? टैडपोल इज नेवर गोइंग टू चेंज इनटू अडल्ट फ्रॉग। क्लियर है? ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इसमें इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। चलिए, अब frogs are beneficial for the mankind because they eat insects and protect the crop. frog जो है उन they are beneficial for the mankind. किस तरीके से beneficial है? लोग frog को खेतों में छोड़ देते हैं, क्योंकि खेतों में अगर कई बार कीड़े लग जाते हैं या फिर अगर कोई इंसेक्ट्स आ जाते हैं तो वो इंसेक्ट्स पूरी तरीके से उस फसल को खत्म कर देंगे। तो सोच समझकर फ्रॉग को स्पेसिफिक टाइप की वैरायटी के इंसेक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल, वो कॉकरोच के जैसे हार्मफुल पेस्ट नहीं है जो हमें सिर्फ डिसीज कॉज करेंगे, ये मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल भी है। और फ्रॉग जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज फ्रॉग्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। तो फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस because these serves as an important link of the food chain and food web in the ecosystem. In some countries, the muscular legs of frog are used by the men. कुछ countries में frog के जो muscular legs होते हैं उन्हें use किया जाता है, and some countries also use frog for eating. Clear? चलिए, अब देख लेते हैं हम summary इसमें, ठीक है? Cells, tissues, organs and organ system split up the work in the way that ensures the survival of the body as a whole and exhibit division of labor. देखिए, सिंपल सा मतलब इसका अपन समझते हैं कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो अपने काम को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि इस तरीके से अपने काम का डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ठीक तरीके से सरवाइव कर सके। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हम किसी एक ऑर्गन या एक ऑर्गन सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑर्गन्स शुड एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर? नाउ the tissue is defined as a group of cell along with the intercellular substance performing one or more function in the body. ये definition हम लोगों ने कल भी देखी थी कि टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है which are similar in structure, performing the similar type of function, और they could also perform one or more function, और जहां पर intercellular substances जो हैं वो present होंगे। और हमने ये भी देखा था कि 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। क्लियर? देखिए, एपिथेलिया आर द शीट लाइक टिश्यूज लाइनिंग द बॉडी सरफेस एंड इट्स कैविटी, डक्ट एंड द ट्यूब्स। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉडी की कैविटी को लाइन करते हैं, डक्ट को लाइन करते हैं। बॉडी के बाहर एपिथेलियल टिश्यू है, बॉडी की वॉल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है, ऑर्गन के बाहर एपिथेलियल टिश्यू है, ऑर्गन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है। तो मैक्सिमम जगह पर हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल टिश्यू। जहां जहां कवरिंग की जरूरत होगी वहां वहां प्रेजेंट होगा एपिथेलियल टिश्यू।
एंड अलॉन्ग विद दैट एपिथेलियल टिश्यू वहां भी प्रेजेंट होता है जहां फिल्ट्रेशन करना होगा, जहां पर डिफ्यूजन करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एपिथेलिया है वन फ्री सरफेस फेसिंग अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो एपिथेलियल टिश्यू में एक सरफेस ऐसा होता है जो बाहर की तरफ में फेस कर रहा हो और एक सरफेस ऐसा होता है जो अंदर की तरफ में यानी कि बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा हो। ठीक है? देयर सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड विद द जंक्शंस। और जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं वो सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कुछ टाइप के जंक्शंस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। जंक्शंस अपनी बुक में अभी नहीं दिए हुए हैं, बट पुरानी वाला जो एनसीईआरटी का एडिशन था उसमें जंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे टाइट जंक्शन दिया हुआ है, एडहेरेंस दिया हुआ है और गैप जंक्शन दिए हुए हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं दे आर connected to each other by the help of certain type of junctions. Now, this is about the frog. Indian bullfrog Rana tigrina is the common frog found in the India. Body is covered by the skin. हमें पता है इंडियन बुलफ्रॉग का नाम क्या है? राना टिग्रीना, जो मेनली इंडिया में पाया जाता है। बॉडी स्किन से कवर्ड होती है, स्किन पर म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है और ये म्यूकस ग्लैंड होती है हाईली वेस्कुलराइज्ड। ये पॉइंट पर स्टार लगा लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूकस ग्लैंड कैसी होती है? हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। ठीक है? तो हाईली वेस्कुलराइज्ड है और म्यूकस ग्लैंड स्किन पर प्रेजेंट है जो उसे मॉइस्ट मेंटेन करके रख रही है। तो स्किन किसमें हेल्प करेगी? स्किन हेल्प करेगी उसमें रेस्पिरेशन में। वाटर में भी हेल्प करती है स्किन और लैंड पर भी हेल्प करती है उसे रेस्पिरेशन करने में। क्लियर? फ्रॉग की बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। गर्दन नहीं है उसके पास में, गर्दनलेस होते हैं, नेकलेस होते हैं वो। मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट, ये भी देखा है अपन ने कि मस्कुलर टंग बकल कैविटी में बाइलोब्ड होती है जो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है consist of esophagus, stomach, intestine and the rectum which opens into the cloaca. Alimentary canal में बहुत सारे organs present होते हैं। esophagus है, stomach है, intestine है, rectum है and rectum finally opens into cloaca. Along with that हमने ये पढ़ा था कि digestive system में कुछ digestive glands भी present होती है जैसे liver एंड पेनक्रियाज। लिवर बाइल का सिक्रीशन करता है और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेंगे। दोनों मिलकर फूड का डाइजेशन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, अब फ्रॉग रेस्पिरेशन किससे करता है? फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है वाटर में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, लैंड पर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का क्लोज्ड होता है विथ सिंगल सर्कुलेशन, और सिंगल सर्कुलेशन अगर होगा तो यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मिक्स्ड ब्लड का अगर सर्कुलेशन होता है तो ऑर्गेनिज्म कैसा बनता है? पोइकिलोथर्मिक, यानी कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो है वो होते हैं। ठीक, आरबीसी इनकी न्यूक्लिएटेड है। मैमल्स की आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है पर फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होते हैं इनमें और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक, द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम आर किडनी एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब किडनी में अगर अपन देखें या एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन देखते हैं तो उसमें किडनी प्रेजेंट है अलोंग विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरेटर भी प्रेजेंट होता है। मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फंक्शनली एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट फीमेल्स में reproductive system is not functionally associated with the excretory system. Clear? Males में reproductive organ में pair of testes present है, female reproductive organ में pair of ovaries present है। Female 2500 to 3000 ova at a time release करती हैं। Fertilization and development are external and indirect. तो fertilization external होगा और development indirect होगा। Egg hatch होकर रिलीज करते हैं tadpole which perform metamorphosis and convert into frog. क्लियर है? तो यहां तक बच्चे लोग हमारा कंप्लीट हो जाता है फ्रॉग। तो फ्रॉग हमने कल स्टार्ट किया था और आज खत्म कर दिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, काफी सारी चीजें आपकी इसमें वेल नोन है, सो प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। नया टॉपिक है तो हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चंस आए और ज्यादा आए। क्लियर है? तो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम फ्रॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, फ्रॉग हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। गलत है,
क्योंकि फ्रॉग पोइकिलोथर्मिक है तो दे कुड नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फ्रॉग कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कैमोफ्लाज की, तो ये बिल्कुल सही है कि फ्रॉग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन, असर्शन रीजन। फ्रॉग अंडरगो हाइबरनेशन, बिल्कुल सही है, विंटर स्लीप होती है। दे टेक शेल्टर इन डीप बरोस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट। स्टेटमेंट जो है वो सही है बट हाइबरनेशन विंटर स्लीप है, और यहाँ रीजन में किसके बारे में बताया जा रहा है कि वो डीप बरोज में जाते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट, तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, फ्रॉग हैज नो, फ्रॉग के पास में टेल एब्सेंट होती है तो फ्रॉग हैज नो टेल। नेक्स्ट, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉग। A nictitating membrane protects the frog eyes from the strong air current. Nictitating membrane एयर से बचाने के लिए नहीं होती है, वाटर से बचाने के लिए होती है। हाइंड लिम्स एंड एट 5 डिजिट, ये बिल्कुल सही है। फोर लिम्स लार्जर और मोर मस्कुलर होते हैं, नहीं, फोर लिम्स नहीं होते, हाइंड लिम्स लार्जर और मस्कुलर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, फीमेल फ्रॉग हैव 4 डिजिट्स इन हाइंड लिम्स व्हाइल मेल्स हैव 5 डिजिट्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फीमेल हो या मेल हो, दोनों के पास में हाइंड लिम्स और फोर लिम्स यानी कि दोनों की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो सेम है बट कुछ सेक्सुअल डायमॉर्फिक पॉइंट्स के अलावा। तो फीमेल फ्रॉग में 4 डिजिट्स होते हैं, उनके हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं। क्लियर है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फ्रॉग शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट, बिल्कुल सही है। फ्रॉग आर ओमनीवर, ये वाला रीजन गलत है। फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट इसलिए होती है बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवर, तो असर्शन ट्रू बट द रीजन इज नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। फाइंड द राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईसोफेगस ऑफ द फ्रॉग। ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूब होती है, नहीं शॉर्ट ट्यूब होती है। ओपन्स इनटू स्टमक, ये ठीक है। कंटिन्यूज एज इंटेस्टाइन, ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। ईसोफेगस जो है वो ओपन होती है स्टमक में। नेक्स्ट, फूड कैप्चर सॉरी फ्रॉग कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ इज ट्राइलोब्ड टंग। नो, फ्रॉग की टंग बाइलोब्ड होती है। Partially digested food in the stomach of frog is called as chyle. No, chyle is called as bile mixed food. अब स्टमक में क्या आएगा, एसिड, तो एसिड मिक्स्ड फूड को क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर काइम होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, काइम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग possesses villi and microvilli. फ्रॉग के इंटेस्टाइन में विलाय माइक्रोविलाय दोनों प्रेजेंट होते हैं। The duodenum of frog receives pancreatic juice through the common bile duct. This statement is also correct. कल हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉग के डिओडेनम में पेनक्रियाटिक जूस जो है वो ऐड होता है थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक, चलिए, when a frog is in water, dash act as a respiratory organ. Skin act as a respiratory organ. Next, respiration by lungs is called as pulmonary respiration. बक्कोफेरेंजियल बकल कैविटी के थ्रू होगा तब बोलेंगे, क्यूटेनियस स्किन के थ्रू होगा तब बोलेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन फ्रॉग रेस्पिरेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय पर फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू दी स्किन, वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, नॉस्ट्रल बकल कैविटी लंग्स इज द करेक्ट पाथवे ऑफ द
एयर फॉर लंग्स, तो नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से बकल कैविटी, फिर बकल कैविटी से लंग्स में, ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट, द हार्ट ऑफ फ्रॉग हैज 2 एट्रिया, बिल्कुल सही। हार्ट ऑफ फ्रॉग हैज 2 वेंट्रिकल, गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। Next, in frog, a dash structure called as dash joins the right atrium. A triangular structure called as sinus venosus joins the right atrium. Clear है? ये अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। Next, RBC के बारे में क्वेश्चन है ये। फ्रॉग आरबीसी डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल गलत है। फ्रॉग के आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। फ्रॉग आरबीसी डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, ये भी गलत है। फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि मैमल्स की आरबीसी जो है वो इन्यूक्लिएटेड होती है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्लियर? तो बच्चों, हम लोगों ने फ्रॉग का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे दैट विल बी फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ऑल द बेस्ट।